गृह मंत्री को कोट इन्होंने किया। नहीं गृह भाटी मंत्री जी, की सीट देखिए की यहाँ बात पर कर बहुत लेते हैं सारे लोग हैं गांधीनगर जिन्होंने की। बात रखी है। एक व्यक्ति ने तो कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपने सुना। यहाँ पर आपके भी कई पार्टी के समर्थक आ गए, कई कुछ ने तो बहुत हल्ला भी किया। अब ये बताइए कि एक बयान जो अखिलेश यादव ने दिया और मोदी योगी को लेकर दिया कि भाई मेरे परिवार पर चर्चा करते हैं तो इनको कहिए कि अपना परिवार रख लें, तो इस तरह के बयान क्या जरूरी हैं इस चुनाव में? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनके बिना भी ये चुनाव लड़ा जा सकता है और अच्छी तरह लड़ा जा सकता है। लड़ भी रहे हैं आप लोग। नहीं, ममता जी ने अभी कहा कि राजकुमार भाटी को धैर्य से सुनना चाहिए। हम तो धैर्य से ही सुनेंगे और धैर्य से बोलेंगे। शिवम त्यागी की तरह अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना गुस्सा करेंगे। धैर्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने यहाँ जहां आप खड़ी हैं काशी में, देश के प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, आपने 10 लोगों से बात की, उनमें से 4 लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। 4 लोगों ने मुद्दे बताए, किसी ने रोजगार का मुद्दा बताया, एक भाई ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया जो बहुत गंभीर समस्या है। जहां तक ममता जी देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 4 चरण में ही 270 पार कर चुके हैं, मैं कह रहा हूं 7 के 7 चरण के बाद 170 पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और दूसरी बात, पिटाई की बात की शिवम त्यागी ने, किसी की पिटाई हुई है? पिटाई हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में एक पत्रकार राघव त्रिवेदी की। उसे बीजेपी के गुंडों ने पीटा और वो चिल्लाता रहा, पुलिस ने उसे बचाया नहीं। और जब दिल्ली में ये मनोज तिवारी से सवाल किया पत्रकारों ने कि एक पत्रकार की पिटाई हो गई है गृह मंत्री की रैली में, तो मनोज तिवारी कितना शालीन जवाब दे रहे हैं, कह रहे पत्रकारों को संभल के बोलना चाहिए, संभल के सवाल पूछने चाहिए। यानी ये भारतीय जनता पार्टी की धमकी है प्रत्यक्ष रूप से कि पत्रकार अगर हमसे सवाल करेंगे तो इसी तरह पिटेंगे। ये हालत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के काला धन जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार तो फेल है। जो आपने नोटबंदी की थी काला धन समाप्ति के लिए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग अर्थव्यवस्था टूट गई, लोग परेशान हुए, वो तो आपका बेकार हो गया सारी जो स्ट्राइक थी। और जो शुरू में मैं कह रहा था, उत्तर प्रदेश बीजेपी खुद ट्वीट करके ये कह रही है कि पुलिस और प्रशासन गुंडों के आगे नतमस्तक हो गया है। जब सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी भाषा बोलने लगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि कितने घबराए हुए हैं। और मैं दावा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में 20 से 30 के बीच भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी और एनडीए 170 से 200 के बीच सिमट जाएगा पूरे देश में। सरकार रिपीट नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। 10 सेकेंड सुचरिता जी ले सकती हूँ क्या? बस मार पिटाई वाली बात राजकुमार भाई ने बोली है। राजकुमार भाई ने मुझे लगता है शिवम पर एक बार क्लैरिफिकेशन ले लूं, एक बार शिवम से क्लैरिफिकेशन ले लूं। शिवम जो विपक्ष है वो इन सब पर अब आप लोगों को घेर रहा है और ये स्वाभाविक है कि हर डिबेट में मुद्दा उठ रहा है, चाहे बात किसी की भी हो वो मुद्दा आ जाता है, तो उस पर कोई सफाई देना चाहते हैं आप? जल्दी से बोलिए। देखिए, वो वादा किया राजकुमार भाटी जी ने कि मैं ये वादा करके जाता हूं, तो मैंने सोचा कि 2 लाइनें उसी पर लिख देता हूं कि देखे हैं तेरे वादे और वादों का इरादा, जिनमें सच्चाई है कम और हवा हवाई ज्यादा। आप जो ये कह रहे हैं 30, ये अभी लिखा है राजकुमार जी आपके लिए। आप समझ रहे हैं कितने महत्वपूर्ण आप? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ट्रक के पीछे से भी नोट कर लाए होंगे तो 2014 में भी आपने 2000 प्लीज बीच में नहीं 2014 में भी आप यही कहते थे, 19 में भी, 22 में भी। मैं दर्द समझता हूं आपका। और अब तो मैं और भी प्रेम से बात करने लग गया। मैं बदतमीजी कभी नहीं करता, अब तो मैं और भी प्रेम से बात करने लग गया। पता चला भाटी जी से आज मैं बहस कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, कल हो सकता है हमारे बराबर में ही बैठे हो, तो अब तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन एक विषय बहुत साफ है कि इस देश में पत्रकारों की जहां तक बात है, हर स्तर पर, हर राज्य में, हर जगह कहीं ना कहीं पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं पर भी ऐसी चीज हो वो गलत है। सुचारिता जी, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। यहां पर मेरा फोन ऑलरेडी कट चुका है तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, आप जब चाहे मुझे काट दीजिएगा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल देश में है, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन फाइल होने के बाद वो, और जो इस देश में आप माहौल देख रहे हैं, चाहे वो कल रोड शो की भव्य तस्वीरें आपने देखी हो, लोग आरती कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर अपने लोगों में, काशी के सांसद जो है लोगों के बीच में है, और लोग थाली में अब जो अग्नि लेकर कोई मतलब जो है पूजा कर रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। आप ऐसे दृश्य इस देश में राजनीतिक इतिहास में पहले भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। और मैं नहीं मानता कि इस आज के समय में या फिर पूर्व के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितनी एक्सेप्टेंस शायद इस देश में किसी और प्रधानमंत्री जी की रही हो।
मेरा फोन कटा हुआ है, अगर आप प्लीज इसको एक बार फिर से रिकनेक्ट करा दे तो। काशी के सांसद जो है लोगों के बीच, मुझे लग रहा है वो बोल रहे हैं। नहीं शिवम भाई, मैंने इसलिए ऐतराज किया था कि आपने पता नहीं क्या क्या इंडी गठबंधन और घमंडिया पता नहीं क्या क्या बोला। ऐसे शब्द क्या राजनीति में बोलने जरूरी हैं? अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हम शालीनता से भी तो अपनी बात कह सकते हैं। हमें मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमें चरित्र हनन करना जरूरी है या दूसरे के लिए अपशब्द बोलने जरूरी हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कि किस वजह से भाषा के स्तर को नीचे गिराते हैं। इसमें सभी को इसमें एंकर को भी ऐतराज होना चाहिए। इससे चैनल की भी गरिमा जुड़ी हुई है। किसी चैनल के ऊपर डिबेट में अगर खराब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस चैनल की भी गरिमा गिरती है। तो हमें भारतीय राजनीति को उच्च स्तर की तरफ ले जाना, भारतीय लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है भारतीय लोकतंत्र को। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश जिनमें लोकतंत्र फेल हो चुका है, पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान आज बर्बाद देश है, उस देश के नागरिक ये कहते हैं कि भारत से सीखो लोकतंत्र किस तरह चलता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस लोकतंत्र का स्तर गिराया है। मोदी जी जिस तरह की खुद भाषा बोल रहे हैं, कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर दिया जाता था। बताइए कितने निम्न स्तर की भाषा है। कौन सा मुस्लिम खिलाड़ी ऐसा था जो अपनी प्रतिभा के बल पर नहीं आया था क्रिकेट टीम में, और कौन सा ऐसा था जिसके नाम उपलब्धियां नहीं है, जिसने शानदार प्रदर्शन नहीं किया। आप अपनी वोट के लालच में खिलाड़ियों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे, ये देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं 30 सेकंड्स ले सकती हूँ। मैं राजकुमार भाई ने बहुत सारी बातें बोली हैं। भाषा और शब्दों की गरिमा के क्या का अगर मैं यहाँ पर खोलना शुरू कर दूं तो विपक्ष के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं वो बहुत शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन आपने पिटाई की बात करी थी राजकुमार भाई, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। कल भारतवर्ष की राजधानी में और आपके इंडिया अलायंस के जो मुख्यमंत्री अभी अंतरिम बेल पर बाहर हैं, उनके घर के अंदर उनकी माननीय सांसद, राज्यसभा की सांसद और जो DCW की 3 बार वो अध्यक्ष रही है, उसकी पिटाई करवा दी। अरे आप सुनिए, आज संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपको पता नहीं है? मैं बताती हूँ आपको, संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप सबसे एक आंकलन लेना चाहती हूँ कि 4 चरण की वोटिंग के बाद कौन सा गठबंधन कहाँ खड़ा है, जरा एक बार पूछ लेती हूँ बहुत जल्दी से, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है। मैं बस चाहती हूँ आप लोग एक फिगर दें अपने लिए और सामने जो आपके सामने प्रतिद्वंदी है उसके लिए। कंचना जी आपसे शुरू कर रही हूँ, आपकी कितनी सीटें अभी आ गई है और कितनी आनी है और कितनी सामने बीजेपी की? कंचना जी। बिहार में 19 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 19 सीटें हम जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हालत बहुत ही पानी पानी हो गया, पसीने छूट रहे हैं उनके, और जो 21 सीट पर बाकी है उस पर तो छूटेंगे ही। यही हाल है कि इनको अभी प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए आपको वीडियो कहने दीजिए, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है जी। पता नहीं सुचरिता जी की आवाज ही नहीं आ रही है। जब तक सुचरिता जी जुड़ती है, एक बात और कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, उस देश के प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि जरा जल्दी से एक बार आंकड़ा बता दीजिए। शिवम आप बता दीजिए अपना आंकड़ा, उसके बाद मैं जाऊँ भाटी जी के पास। रोड शो देखा है, कितने विशाल भीड़ उमड़ रही है उनकी रैलियों में। मेरे बड़े भाई, तो ये आकलन कर लेना कि अगर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में 10-20 लोग आ गए हैं तो ये पूरे देश में आप जीत जाओगे, आकलन ही गलत है। उमड़ा हुआ था, लाखों लोग थे, सड़कें जैम हो गई थी राजकुमार भाई। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन में भी सच सुनो, राहुल गांधी के नॉमिनेशन में आप लोगों को जनता नकार चुकी है। अरे अखिलेश यादव का जादू चलता तो 2022 में सरकार बना लेते दादा।